अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का 27वां पॉइंट चल रहा है। हमने 27वां पॉइंट कंटिन्यू करना है। हमने 3 पे डिवाइड किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने लीगल डिबेट्स पे डिस्कस किया था, जो हमारी डिस्कशन हो रही है आजकल में पाकिस्तान में। काफ़ी सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, आप खुद से भी सर्च करके और भी ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके यही रहेंगे, इवन फेब तक कुछ और भी एडिशंस आ सकती हैं। ठीक है, हमारे पास आज हमारा सेकेंड पार्ट बनता है अमेंडमेंट्स इन लेजिस्लेशन में। लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। हमारे पास अमेंडमेंट्स एंड लेजिस्लेशन में क्या आ जाता है? ठीक है, अमेंडमेंट्स एंड लेजिस्लेशन क्या है? ये कोई भी चेंजेस हैं, एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ लॉज हैं, कुछ भी लॉ में चेंजेस वगैरह आती हैं, एडिशन आती है, उन सबको, कोई भी लीगल एक्ट, कोई बिल पास हो रहे हैं, जितने भी सारे इश्यूज जो लॉ से रिलेटेड आ जाते हैं, हमारे पास कोर्ट से रिलेटेड आ जाते हैं, वो हमारी अमेंडमेंट्स एंड लेजिस्लेशन आ जाती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये नेशनल असेंबली वगैरह जितनी भी बिल्स वगैरह बनाती हैं, आई थिंक एक दिन में डेली के डेली इतने ज़्यादा बिल्स वगैरह बन रहे होते हैं, वो अपनी तरह से पहले नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स वगैरह से अप्रूव कराते हैं, देन वो सेनेट के पास सबमिट कराते हैं। जब सेनेट के पास रिसीव होता है नेशनल असेंबली से, तो फिर सेनेट असेंबली के भी सेनेट के जितने भी बैठते हैं लोग जो बैठते हैं, उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे बैठते हैं, और फिर सेनेट वाले सारे डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है। फिर बाद में अगर सही हो तो उसमें अमेंडमेंट पूरी अप्रूव कर दी जाती है, वो सारी अप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स में हमारे पास क्या आता है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 1973 में बना था, जो अब चल रहा है 1973 का हम आइन जो बोलते हैं हम। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स थी वो हमारी 26 अब तक हो चुकी हैं। मैंने सारी डेट वाइज लिख दी हैं। फर्स्ट सेकेंड 1974 में हुई है, थर्ड एंड फोर्थ 1975 में हुई है, फिफ्थ एंड सिक्स 1976 में हुई है। इस तरह आप सारी डेट्स याद कर सकते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली बार बार सारी डेट्स बता नहीं सकती, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ डेट्स हैं सारे जो मेजर अमेंडमेंट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, उन सारी अमेंडमेंट्स की डेट्स हैं। इसके अलावा फर्दर जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। जो 2020 में 26th अमेंडमेंट हुई है, जो हमारी पास हुई है 2020 में जाके, हमारी जनवरी में जाके पास हुई, अक्टूबर में जाके पास हुई। ठीक है, ये जो हमारी अमेंडमेंट है, ये 26th अमेंडमेंट है हमारी 2020 में हुई है, इसलिए हमने रिसेंटली इसको पढ़ना है। ये मैंने मेंशन कर दिया। बाकी मैंने कोई भी एक्सप्लेन नहीं की 25 या 24 वगैरह, किसी को भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो प्रीवियस पेपर्स में आ जाता है। ठीक है, आई थिंक इसमें रिसेंट में हमारे पास सिर्फ ये लास्ट वन आ सकती है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे क्या था कि फ्री इलेक्शन, जो हमारे इलेक्शन है उसमें कोई धांधली वगैरह ना हो, ट्रांसपेरेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। ठीक है, ये वाला आपने एक पॉइंट ऐड करना है। आप ऐसे अगर ये अमेंडमेंट निकाल कर पढ़ोगे, नेशनल असेंबली की अपनी वेबसाइट है, सेनेट वगैरह की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट से भी ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हो। दीज बिल्स विल कवर सेनेट इलेक्शंस, वुमेन इन माइनॉरिटीज सीट्स, रिजर्व जो सीट्स होती हैं वो सारा कवर करेगा। और इसमें इन्होंने बताया था वोटिंग राइट्स टू ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो वोट नहीं डाल सकते। इवन आई वॉज इन बीजिंग व्हेन द इलेक्शन थिंग वॉज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान फॉर प्राइम मिनिस्टर Imran Khan. I cannot vote for that because I wasn't in this country. I wasn't in Pakistan. I was in Beijing. Okay. Voting rights to overseas Pakistanis, ये भी आपका पता है, ये इंश्योर होना बहुत ज़रूरी था कि ताकि बाहर से भी कोई ऑनलाइन वगैरह डाल सकता हो वोट, तो वो डाल सके, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी ही बाहर गए होते हैं, स्टडीज़ के लिए गए होते हैं और जॉब्स वगैरह के लिए गए होते हैं, लेकिन उनका हक तो होता है, वो एज अ पाकिस्तानी वो डाल सकते हैं वोट, उनका हक है ये। ठीक है, ये किया है कंडीशनल पार्टिसिपेशन ऑफ डुअल नेशनल्स इन इलेक्शंस। ठीक है, ये हमारी अमेंडमेंट आ जाती है 26th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे पास रिसेंट अमेंडमेंट्स एंड लेजिस्लेशन जो 2020 की जो पास हो गई हुई हैं वो मैंने मेंशन की हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पास हो गई हुई हैं बिल मैपिंग के रिलेटेड और सारा कुछ, लेकिन वो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया। जो हमारी जो मेजर मेजर है वो हम डिस्कस करते हैं। जो ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से रिलेटेड हमारा एक हुआ था एक्ट, जो 1953 1961 इन सब का जो एक्ट था वो सारा चेंज हुआ था और पास हुआ था 8 जनवरी को। ये तीनों बिल्स जो थे वो 8 जनवरी को पास आउट हुए थे, इसलिए मैंने तीनों इकट्ठे लिख दिए। पाकिस्तान एयरफोर्स का बिल, ये मेजरली तब था कि जब जो हमारा चीफ जस्टिस, जो आर्मी के चेयरमैन एंड जो हमारी चीफ मार्शल, ये जो हमारे सारे हेड आ जाते हैं, चीफ जो आ जाते हैं, उन सबको जब रिटायरमेंट हो जाती है तो फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर की बेस पर उसको दोबारा रीअसाइन कर लेना, दोबारा उसको ही रख लेना, ताकि दोबारा से मैटर्स किसी को समझाने ना पड़े, उसको सारा कुछ पता होता है तो वो सारा कुछ कर लेता है। दोबारा गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट को आके दोबारा से समझाना नहीं पड़ता, वो सारा कुछ उसको मैटर जो टेररिज्म वगैरह ख़त्म करने के लिए यही होता है कि प्रीवियस वाले को अगर रख लें तो हम रख सकते हैं। आपको पता है पहले प्रीवियस गवर्नमेंट में वगैरह में रख लेते थे, दोबारा रिटायरमेंट के बाद उसको दोबारा रीअपॉइंट कर लेते थे, लेकिन ये कोई एक्ट नहीं था,
इसलिए उनके चेंजेस किए हैं। एयरफोर्स का 1953 का था, बाकी सारा कुछ सेम है। जो पाकिस्तान आर्मी का था वो 1952 का था, ये सारा कुछ सेम है, बस उसके आर्मी और एयरफोर्स ये चेंज हो रहा है, आर्मी स्टाफ एयरफोर्स स्टाफ इस तरह वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इमरान खान ने भी दोबारा री अपॉइंट किया था, उस वजह से ये इशू क्रिएट हो गया था कि ये नहीं रख सकते। कोई डिस्ट्रक्टिव माइंड का बंदा था जिसने ये इशू क्रिएट किया था कि ये नहीं रख सकती, तो बाद में ये सारे बिल्स वगैरह चेंज हुए हैं और आर्मी में, नेवी में और उसमें सब में चेंजेस किए हैं। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आप मेंशन ये आप वैसे एक्ट वगैरह उधर से पढ़ भी सकते हैं, पूरी डिटेल में काफ़ी सारा था, मैंने समराइज़ करके एक दो लाइनों में ही लिखा है ताकि आपके लिए ईजी रहे, वरना तो पूरा लेक्चर इसी पे ही बन जाता है, एक अमेंडमेंट पे ही पूरा लेक्चर बन जाता है। ठीक है, उसमें पूरी डिटेल होती है, कौन कौन सा स्टाफ था वहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े गए, कौन कौन से क्या, ये सारा कुछ आपके उस मीटिंग का पूरे अमेंडमेंट में आ जाता है। ठीक है, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल एक ये पास आउट हुआ था, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था, पॉवर्टी ख़त्म वगैरह करने के लिए और सारा कुछ गरीबों वगैरह के हकूक़ के लिए, नए हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह के लिए और प्लानिंग, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, इन सब को स्पीड अप करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स रिलेटेड, स्ट्रीट्स रिलेटेड, ये सारी जितनी भी प्लानिंग है उन सब को स्पीड अप करने के लिए, उन सब की मेंटेनेंस वगैरह के लिए ये पाकिस्तान का बहुत ज़रूरी एक बिल था, वो पास आउट हुआ है। और ये पास आउट कब हुआ है? 14 जनवरी 2020 में। ठीक है, ये हमारे जनवरी के ही बिल्स चल रहे हैं। इसमें हमारे पास प्रॉपर प्रेपरेशन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल द स्कीम्स आ जाती हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये सारे काम होने चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे पास क्या आ जाता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हमारी पास हुई है 11 फरवरी 2020 में, इन्फोर्समेंट ऑफ AML एक्ट। AML इज़ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, एक्ट जो था वो 2010 का था, उसको इन्होंने चेंज किया है टू स्ट्रेंथन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम। इसमें था कि आपको अपनी पॉलिसीज़ वगैरह इन्हांस करनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इन्हांस करना चाहिए, और उनकी पनिशमेंट वगैरह जो है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफेंस में होती है, वो सारी जो है पनिशमेंट वगैरह उनकी एनहांसमेंट के लिए ये हमारा एक्ट हुआ है 2020 में। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन बिल, ये जो फॉरेन करेंसी वगैरह एक्सचेंज करते हैं, किसी के थ्रू करा ली, डायरेक्ट डॉलर्स वगैरह नहीं भेजते, डायरेक्ट युआन वगैरह नहीं भेजते, किसी पर्सन के थ्रू आप भेज देते हैं, डायरेक्ट बैंक में भेजना चाहिए। इनके कुछ लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इनकी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की पूरी पॉलिसीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ हमें फॉरेन एक्सचेंज करना चाहिए। अगर हम वो ना करें तो उसकी बाकायदा पनिशमेंट्स हैं, हर एक्ट की कोई ऑफेंस वगैरह के लिए हमारी पनिशमेंट बनती है, लेकिन हमें उन पनिशमेंट्स वगैरह को इन्हेंस करेंगे तो फिर हमारे ये एक्ट्स वगैरह, ये बिल्स वगैरह, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगी। इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो उसकी फ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करें। ठीक है, लेकिन अब इसकी रेगुलेशन वगैरह के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करार दिया गया है कि वो उसकी रेगुलेशन भी करेंगे और इफेक्टिवनेस को स्ट्रेंथन भी करेंगे। ये जितना भी एक्ट है, उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ रेगुलेट करेंगे, सारी मेंटेनेंस रखेंगे, ताकि ये फॉरेन एक्सचेंज बिल की पूरी फॉलो अप किया जाए। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स बिल, वुमेंस की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जाते। मेजरली तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इनकी बहुत औरतों की बहुत इज़्ज़त करती हैं, इन गारंटीज देयर राइट ऑफ ऑनरशिप, कि उनकी इनहेरिटेंस वगैरह की भी ऑनरशिप वगैरह की पूरी गारंटी देते हैं। इस्लाम इसका साथ देता है, औरतों का काफ़ी साथ देता है, लेकिन काफ़ी फैमिली मेम्बर्स आ देते हैं जो कि फ्रॉड के केस में या कुछ गड़बड़ करके, किस गलती की वजह से और आपकी प्रॉपर्टी हड़प करके बैठे होती हैं, आपकी प्रॉपर्टी वापस नहीं करते, ये लड़कियों वगैरह की प्रॉपर्टी वगैरह को अपने हाथ में रखते हैं, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनकी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए अब गवर्नमेंट ने ये अप्लाई कर दिया है कि पूरी अजाला किया जाएगा, उनकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा, इफेक्टिव एंड स्पीडी उनका मैटर होगा। ठीक है, और राइट्स ऑफ ऑनरशिप जो हम तो है वो हमारे इस्लाम की तरफ से भी हमारा है, हमने इस्लामिक स्टडीज़ के भी लेक्चर्स में हमने ये राइट्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन राइट्स एंड ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। राइट्स ऑफ वुमेन में हमने प्रॉपर्टी राइट्स भी पढ़े, इनहेरिटेंस राइट्स भी पढ़े। ठीक है, ये एक हमारे पास आ जाता है ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बिल। ये एक ज़ैनब वाला जो केस हुआ था, जो छोटी सी बच्ची थी उसके साथ जो केस हुआ था, वो आपको सारा पता ही होगा। एक ज़ैनब केस भी हुआ था और एक रीसेंट मोटरवे केस हुआ है, वो भी आपको पता होगा। लेकिन हमारा जो ज़ैनब केस हुआ था, ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स, उस पर हमारा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये पास आउट किया है, 4 मार्च 2020 को पास आउट किया है।
to make provisions for raising alert, response and recovery of missing, kidnapped and abducted children. इन सब की रिकवरी फौरी तौर पर आपकी जितनी भी हमारे मीडिया वाले और जितनी भी हमारे ऑफिशियल्स वगैरह, जो प्रोफेशनल ऑफिशियल्स जो हमारे इसमें काम करते हैं, हैकिंग वगैरह के, इन सब को बहुत स्पीडी सिस्टम रखना चाहिए टू प्रोवाइड अ स्पीडी सिस्टम ऑफ अलर्ट्स, रिस्पॉन्सेज, रिकवरीज, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स एंड रिहेबिलिटेशन टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज अगेंस्ट द चिल्ड्रन। एंटी टेररिज्म बिल हमारे पास आ जाता है, जो कि पास आउट हुआ है 17 अगस्त 2020 को। ये हमारी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को अमेंड किया गया है कि जो हमारा प्रोस्क्राइब्ड पर्सन होता है, जो हमारा ऐसा बंदा जिसको मुलतवी ममनून कर दिया हुआ है वतन के लिए, जो मतलब ख़तरे वाला बंदा जो है, उसको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट ना दे। मतलब कोई भी बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे NGOs वगैरह हैं जो डोनेशंस देते हैं, कोई भी जो है वो उनको लोन ना दें, उनको क्रेडिट कार्ड्स ना दें, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना दी जाए। एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, फाइन्स एंड रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर फुली तौर पर एप्लीकेबल की जाएँ, ठीक है। और इसमें है कि फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स टू रिड्यूस टेररिज्म, जितने भी एसेट्स उनको मिल रहे हैं उन सबको फ्रीज कर दिया जाए, ताकि उनको ना ही सहूलियात मिलें और ना ही वो कुछ कर सकें। इससे हमारी टेररिज्म भी रिड्यूस होगी। इवन टेररिज्म के लिए ये है कि उनको इवन अपनी कुछ भी करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। अगर बैंक वगैरह या लोन्स वगैरह लेंगे ही नहीं कहीं से, कोई भी प्रोस्क्राइब बंदा नहीं लेगा, तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा। इवन ये भी है कि कोई आर्मी का बंदा है तो उसको भी लाइसेंस वगैरह, आर्मी के लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट बिल। ये ट्रस्ट बिल हैं, जितने भी ट्रस्ट वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं डोनेशंस वगैरह के लिए, और जितने भी ट्रस्ट किसी इंस्टीट्यूशंस लिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में सबमिट होते हैं, मस्जिदों वगैरह में सबमिट होते हैं, ये जितने भी ट्रस्ट रिलेटेड हैं, वो हमारा बिल पास हुआ है 18 अगस्त को पास हुआ है। इनहेंस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जितनी भी रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं उनकी सही तौर पर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए ट्रस्ट की, ठीक है। ये हमारे कुछ मेजर बिल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बिल्स हैं जो पास आउट हुए हैं, कुछ हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, कुछ हैं जो आप पढ़ लें। जो जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, आप कोई अमेंडमेंट, किसी एक अमेंडमेंट का बिल निकाल लें सेनेट की वेबसाइट से या फिर नेशनल असेंबली की वेबसाइट से, तो आपको काफ़ी बड़ी अमेंडमेंट नज़र आएगी। आपको पूरी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इतना टाइम नहीं है। जस्ट समराइज एंड पे जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस है वो आप पढ़ लें कि बाकायदा रीज़न क्या है इस पूरी अमेंडमेंट की, वो रीज़न आप पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत इजी होगा। पूरी अमेंडमेंट पढ़ने से बेहतर है कोई एक अमेंडमेंट पढ़ लें कि ये लोग अमेंडमेंट करते क्या हैं, करते कैसे हैं, और उसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसका स्टाफ मीटिंग में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, वो सारा कुछ लिखा होता है, किस किस से रिलेटेड बात हो रही है, किस पुराने एक्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ये वाला एक्ट कौन सा है, इसका आर्टिकल नंबर ये, सेक्शन नंबर वो, C1, 2, 63, 73, ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें पूरी डिटेल, ये पूरी अमेंडमेंट्स की पूरी दी होती है उन्होंने डिटेल कि मीटिंग में कौन कौन है, क्या क्या डिस्कस हो रहा है, कौन सा आर्टिकल डिस्कस हो रहा है, सारा कुछ दिया होता है, ठीक है। एक आप पढ़ लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में आपने अगर शॉर्ट पढ़ना है तो आप इन सारी की सारी 2020 की अमेंडमेंट्स निकाल कर नेशनल असेंबली की वेबसाइट से आप सिर्फ नीचे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीज़न जो है वो वाला पैराग्राफ पढ़ लो, उसमें पूरी समराइज दी होती है कि ये रीज़न किस वजह से ये की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो रीसेंट हमारे केसेस हैं पाकिस्तान के कोर्ट से रिलेटेड वो सब डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।